ब्रिटेन के बाद अब सिंगापुर में भारत का दबदबा। थरमन षणमुगरत्नम ने जीता राष्ट्रपति पद का चुनाव। भारत दौरे के लिए जो बाइडेन काफी उत्सुक, शी जिनपिंग के शामिल न होने को लेकर जताई निराशा। जसप्रीत बुमराह बने पिता, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। चंद्रयान 3 से जुड़े इसरो साइंटिस्ट बलराम मथी का निधन, रॉकेट लॉन्च के समय किया था काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। दुनिया भर में अनिवासी भारतीय अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा नाम थरमन षणमुगरत्नम का है। भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। षणमुगरत्नम ने 70.4% वोट के साथ देश के राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल की है। नौवें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए थे। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। चुनाव में सिंगापुर के 2.7 मिलियन से अधिक लोगों ने 66 वर्षीय नेता षणमुगरत्नम को चुनने के लिए वोट दिया। उन्होंने देश की संस्कृति को विकसित करके इसे दुनिया में चमकदार स्थान बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ औपचारिक रूप से अपना राष्ट्रपति अभियान शुरू किया था। चुनाव आयोग ने बताया कि रात 10:40 तक थरमन 70% वोटों के साथ आगे चल रही थी, जबकि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एनजी कोक सोंग 16% और टेन किन लियान 14% वोटों से पीछे चल रहे थे। हालांकि षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। इसके बाद थरमन ने मीडिया को संबोधित करते हुए सिंगापुर वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मेरे लिए वोट और मैं जिसके लिए खड़ा हूं वह सिंगापुर में विश्वास का वोट है या आशावाद का वोट है कि हम एक साथ प्रगति कर सकते हैं। 1991 में निर्वाचित राष्ट्रपति पद की शुरुआत के बाद से यह तीसरी बार था कि सिंगापुर वासियों ने अपने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया। इस तरह का पहला चुनाव 1993 में लड़ा गया था। उसके बाद 2011 में दूसरा चुनाव लड़ा गया था। चुनाव विभाग सिंगापुर के अनुसार दोपहर तक करीब 14,06,182 शहर राज्य के 1,264 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचने वालों में निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा और प्रधानमंत्री ली सिन लूंग भी शामिल थे। बता दें कि सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन षणमुगरत्नम साल 2001 में राजनीति में आए थे। 2 दशक से अधिक समय तक उन्होंने सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के साथ काम किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और मंत्री पदों पर काम किया। वे निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब की जगह लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त होगा। आज से 3 दिन बाद नई दिल्ली में G20 का आयोजन होगा। 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समेत दुनिया के अलग अलग देशों के कई टॉप नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत ऐसे कई नेता इस बार के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इस बीच पहली बार भारत का दौरा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि वो इस हफ्ते अपने भारत यात्रा के लिए काफी उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें निराशा है कि चीनी समकक्ष शी जिनपिंग दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। बता दें कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत दौरा करने से पहले पत्रकारों ने रविवार को बाइडेन से पूछा कि क्या वो भारत और वियतनाम की अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं। अपना जवाब हां में देते हुए बाइडेन ने शी जिनपिंग के G20 में शामिल नहीं होने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन और शी के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की संभावना है। G20 के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने शुक्रवार को कहा कि भारत G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी की भागीदारी पर चीन से लिखित पुष्टि का इंतजार कर रहा है। जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री ली के भारत की यात्रा करने की संभावना है। 2021 में चीन के राष्ट्रपति शी ने चीन के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा नहीं की। परदेशी ने कहा
कि जो G20 जैसे शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की भागीदारी के बारे में आमतौर पर एक राजनीतिक नोट के माध्यम से बताया जाता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति एंथनी अल्बनीज़, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा G20 नेताओं में से हैं जिन्होंने पहले ही अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। मोदी 10 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को G20 अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिता बन चुके हैं। उनकी पत्नी संजना गणेशन ने बेटे को जन्म दिया है। संजना और बुमराह पहली बार माता पिता बने हैं। जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर अपने पिता बनने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे का नाम अंगद रखा गया है। बुमराह फिलहाल मुंबई में हैं और नेपाल के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद श्रीलंका से वापस भारत आ गए थे। अब वो एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबलों के लिए वापस श्रीलंका जाएंगे। बता दें कि बुमराह ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके हाथ में उनकी पत्नी संजना और बेटे का हाथ दिखाई दे रहा है। ये फोटो शेयर करते हुए बुमराह ने लिखा, हमारा छोटा परिवार बड़ा हो गया है और हमारा दिल जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक भरा हुआ है। आज सुबह हमने अपने छोटे बेटे अंगद जसप्रीत बुमराह का दुनिया में स्वागत किया। हम बहुत खुश हैं और हमारे जीवन का एक नया अध्याय अपने साथ जो कुछ भी लेकर आया है उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल का इमोजी शेयर किया और बताया कि ये मैसेज जसप्रीत और संजना की तरफ से है। बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने मार्च 2021 में टीवी एंकर और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन से शादी की थी। शादी समारोह में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। इन रिश्तेदारों को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। शादी के 2 साल बाद संजना और बुमराह माता पिता बने हैं। इन दोनों ने कभी भी अपने अफेयर को जाहिर नहीं होने दिया था। शादी के बाद जब बुमराह ने फोटो शेयर की थी तभी लोगों को इस बारे में पता चला था। रॉकेट लॉन्चिंग के समय उल्टी गिनती गिनने वाली इसरो साइंटिस्ट वलामथी का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्होंने काउंटडाउन में आखिरी बार अपनी आवाज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय दी थी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसरो पीआरओ के मुताबिक वलारमथी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम कार्यालय का हिस्सा थी। वो भारत के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कर चुकी थी। तमिलनाडु के अरियालूर में रहने वाली वलारमथी का जन्म 31 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। साल 1984 में वो इसरो में शामिल हुई और कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रडार इमेजिंग सैटेलाइट और देश के दूसरे ऐसे उपग्रह RISAT-1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। 2015 में वो अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली पहली पर्सन बनी। 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में तमिलनाडु सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। वलारमथी ने जिस चंद्रयान 3 की रॉकेट लॉन्चिंग करवाई थी उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इसरो ने शनिवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज यानी रविवार को सितंबर को आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई। अब ये पृथ्वी की 245 किलोमीटर गुना 22,459 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है। यानी उसको पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि 5 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे एक बार फिर आदित्य की कक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कुछ देर इंजन फायर करने पड़ेंगे।
आदित्य को 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे PSLV C-57 की एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष अजय भारद्वाज भराला के नेतृत्व में पल्लवपुरम स्थित कैंप कार्यालय पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार में निवर्तमान राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित सुनील भराला ने कहा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और संगठन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और लखनऊ से मेयर रहते हुए उन्होंने लखनऊ में अनेक सम्मानजनक कार्य किए हैं। पार्टी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का सम्मान करते हुए उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्यकर्ताओं ने पल्लवपुरम स्थित कैंप कार्यालय पर पंडित सुनील भराला का जबरदस्त स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सादिक खान, जिला महामंत्री अंकुर मुखिया, शिव कुमार शर्मा, आमिर अली, पंकज जटपुरा, कृष्ण शर्मा, संजीव डोगरा, डार्विन चौधरी, विनय शर्मा, आहिद अली, नेहा गोयल, अमृत भारद्वाज, शिवम भारद्वाज, अशोक शर्मा आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद हैं। मथुरा के एक होटल में कॉलेज संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित तमाम प्रदेश के अधिकारी उपस्थित हुए, जिसमें छात्रों की उपस्थिति को लेकर के बड़ा बयान सामने आया कि छात्रों को अधिक से अधिक कॉलेज में उपस्थित होना चाहिए और शिक्षा का स्तर जिस तरह बढ़ रहा है आगे इस पर और विशेष ध्यान रखें। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ के मेरठ की ओर विभिन्न विश्वविद्यालय पर चर्चा की और यह देखा कि हम अपनी संस्थाओं को और बेहतर करते हुए समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, युवाओं को अच्छी शिक्षा देने का, उसे और कैसे कार्य करें ताकि उसका भी विकास हो, संस्था भी आगे बढ़े, जिनको लेकर राज्य का विकास हो। शास्त्री विजय खायरा जी ने कहा कि जिस तरह स्नातक के बच्चे अभी भी असमंजस में हैं कि वह एडमिशन ले या फिर कहीं बाहर जाकर शिक्षा करें, तो ऐसे छात्रों और छात्राओं को बिना सोच विचार कर एडमिशन लेकर अपनी शिक्षा को बेहतर बनाना चाहिए। आगरा में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफियाओं ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। ताजा मामले में पुलिस को अवैध बालू खनन की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी तो बालू खाली कर खनन माफिया भागने में कामयाब रही। बता दें कि रास्तों से खनन करने की फिराक में थे माफिया। साथ ही पुलिस ने राजस्थान सीमा से सटे गांव में फ्लैग मार्च भी किया और ग्रामीणों के साथ बातचीत कर अवैध खनन न होने देने की अपील की। साथ ही बता दें कि सीमा से सटे दर्जनों गांव में पुलिस ने चौपाल लगाई। बता दें कि पूरा मामला थाना शमशाबाद इलाके की राजस्थान बॉर्डर का बताया जा रहा है। आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। हैवानियत की सारे हदें पार करता ये मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां घर के अंदर सो रही बच्ची को एक पड़ोसी युवक उठा ले गया। साथ ही युवक ने महज 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने की भी कोशिश की। शोर मचाने पर घर से कुछ दूरी पर आरोपी बच्ची को छोड़ भागा, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर थाने में गंभीर धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, जल कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के संबंध में पर्यटक सुविधा केंद्र वृंदावन ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई गई है। उक्त प्रदर्शनी में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं का भी चित्रण किया गया। उक्त प्रदर्शनी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक लगाई जाएगी। सभी जनपदवासी उक्त प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए सदर आमंत्रित हैं। आप भी जाएं, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करें। उक्त प्रदर्शनी 60 बाई 100 वर्ग फीट में लगाई गई है, जिसमें 80 कटआउट लगाए गए। खबर आगरा से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक बाइक सवार भोलापुर का निवासी है और ये घटना
थाना डोकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड थमोटा मंदिर के पास की बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।